चंपावत देवभूमि का शांत जिला, लेकिन आज सवालों के ऐसे भंवर में फंसा है जहां सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन, ये समझना मुश्किल होता जा रहा है। पहले एक नाबालिग लड़की अचानक लापता होती है, फिर पुलिस और परिजन जंगलों में तलाश करते हैं। घंटों की खोजबीन के बाद लड़की संदिग्ध हालत में बरामद होती है। परिवार आरोप लगाता है गैंगरेप का। माँ बाप थाने के चक्कर काटते हैं, धरने होते हैं, महिलाओं का गुस्सा फूटता है। चचेरे भाई पुलिस अधीक्षक से इंसाफ की गुहार लगाते हैं और फिर सामने आता है 50 लाख में समझौते वाला कथित पत्र। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अचानक केस में नया मोड़ आता है। पुलिस कहती है मेडिकल और जांच में रेप की पुष्टि नहीं हुई। अब सवालों का तूफान खड़ा हो चुका है। अगर रेप नहीं हुआ तो फिर पूरा जिला सड़कों पर क्यों उतरा? महिलाएं धरना प्रदर्शन क्यों करती रहीं? परिवार इतने गंभीर आरोप क्यों लगाता रहा? और अगर रेप हुआ है तो दोषियों को अब तक सख्त सजा क्यों नहीं मिली? सबसे बड़ा सवाल, जिस हालत में लड़की मिली, बिना वस्त्र, हाथ पैर बंधे हुए, क्या वो दृश्य खुद अपने आप में किसी बड़े अपराध की कहानी नहीं कहता? और जिस आरोपी का नाम सामने आया, उस पर पहले भी रेप का मामला दर्ज हो चुका था। भले अदालत से बरी हुआ हो, लेकिन उस समय राजनीतिक दल ने उसे पद से हटाया था। तो अब अचानक उसे साफ सुथरा बताने की कोशिश क्यों हो रही है? क्या इस केस में राजनीति सच पर भारी पड़ रही है? क्या सत्ता और विपक्ष अपनी अपनी सुविधा अनुसार नैरेटिव गढ़ रहे हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे मामले में कई अहम तथ्य अब भी छुपाए जा रहे हैं? जनता सिर्फ एक बात जानना चाहती है, अगर लड़की के साथ दरिंदगी हुई है तो अपराधियों को ऐसी सजा मिले कि आने वाली पीढ़ियां याद रखें। लेकिन अगर किसी ने झूठी एफआईआर देकर कानून और समाज को गुमराह किया है तो झूठ फैलाने वालों पर भी उतनी ही कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि झूठे आरोप सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज के भरोसे को घायल करते हैं। अब जरूरत है निष्पक्ष जांच की, बिना राजनीतिक दबाव, बिना सत्ता के संरक्षण, बिना भीड़ के शोर के, ताकि सच सामने आए। और चाहे अपराधी कोई भी हो या फिर झूठा आरोप लगाने वाला, दोनों में से कोई भी कानून से बच ना पाए। चंपावत केस अब सिर्फ एक मामला नहीं, बल्कि उत्तराखंड की कानून व्यवस्था, राजनीति और न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। नमस्कार, मेरा नाम नवीन है। जैसे कि 2 दिन पहले नाबालिग गैंगरेप का केस हुआ था चंपावत में, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जिस पे मैंने एसपी साहब को कुछ फाइल लिख के भेजी थी। एक्चुअली मेरी काफ़ी दिनों से बात नहीं हो रही थी मेरे चाचा से और ना ही संजना से, तो मैं घबरा गया था, काफ़ी टेंशन में था। और मैंने लगातार कॉल किया, काफ़ी बार कॉल नहीं मिला, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। और कल सुबह ही कॉल चाचा का लगा था, बट वो चाचा ने नहीं उठाया, वो उठाया था कमल रावत ने। तो कमल रावत ने मेरे को बताया कि भाई तेरे चाचा जो है ना, वो पुलिस स्टेशन में है, ना ही रूम पे है और उनका पता नहीं है, और संजना जो है पुलिस की कस्टडी में है। तो मैं काफ़ी घबरा गया था और मैंने पूछा मेरे चाचा से बात हो सकती क्या? उसने कहा कि मैं एसपी का नंबर देता हूँ, एक बार उनसे बात कर ले। तो उसने मेरे को नंबर दिया, तो मैंने 2-3 बार उनको कॉल किया पर उन्होंने पिक नहीं किया। फिर कमल रावत ने मेरे को कहा कि तू एक काम कर, वीडियो क्लिप बना के भेज दे। तो मैंने वो भेजी नहीं। फिर कमल रावत का दोबारा कॉल आया, तो उसने कहा एक काम कर, तू लिख के भेज दे फाइल और मेरे को भेज दे। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर बात हो जाएगी मैं भेज देता हूँ। उसने मेरे को एक लिख के भेजा व्हाट्सएप पे, मैंने उसके हिसाब से लिख के भेज दिया था एसपी साहब को। फिर भी वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया था। फिर भी मैंने दोबारा कॉल ट्राई किया एसपी साहब को, फिर भी पिक नहीं किया। फिर कमल रावत का दोबारा एक मैसेज आया कि उनका जो है, उनको दबाव कराया जा रहा है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कुछ पैसे दे के। तो मैंने कहा कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करेंगे, अगर मेरी बहन के साथ गलत हुआ तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, मैंने सीधा उसको बोला था। तो उसका कहना था कि गलत तो हुआ, वो संजना खुद बोल रही है, और उसने मेरे को जो है फ़ोटो भी भेजी थी रस्सी से बंधी हुई। तो मैं थोड़ा गुस्से में आ गया था कि मेरी बहन के साथ सच में गलत हुआ। वो सब फ़ोटोज़ देख के मुझे लग रहा था कि हाँ सच में गलत हुआ है। तो उस करके मैंने जो है एसपी साहब को एक फ़ाइल भेज दी थी, जिसमें कमल रावत ने मेरे को वो मैसेज बना के भेजा था कि ऐसे ऐसे तू भेज दे। जैसा कि आपको पता ही है, कमल रावत 2-3 महीने से मेरे चाचा का वहाँ पे चंपावत में इलाज वगैरह करा रहे हैं, उनका ख्याल रख रहा है। तो मेरे दिमाग में 1% भी डाउट नहीं था कि ये ऐसा कर सकता है। बाद में जैसे कि फिर रात को मेरी चाचा से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, पैसे लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। तो ऐसा फिर उन्होंने कमल रावत और संजना की सच्चाई बताई कि ये दोनों आपस में मिलके इन्होंने ड्रामा किया है। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इसमें बेफालतू में मैं फंस गया। जैसे कि कमल रावत ने
बताया मेरे को कि 50 लाख का अमाउंट देके ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, तो वो मैंने एसपी साहब को भेज दिया था ताकि मेरी बहन को न्याय मिले, ना कि कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो उस चक्कर में मैंने वो फाइल भेज दी थी। पर जब मेरे को सुनने में आया कि ये इन दोनों का नाटक था, तो मैं हैरान रह गया। तो मैं अभी बस एक ही बात करना चाहता हूँ, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ जिन पे मैंने बिना कोई जांच करे, बिना पता करे ब्लेम लगाए कि वो 50 लाख पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। और पुलिस अध्यक्ष से भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ और जनता से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने बिना सोचे समझे, बिना बात करे ये सब बोल दिया था। अगर मेरे चाचा से पहले ही बात होगी होती तो ये सब नहीं होता। तो ये कमल राउत ने मेरे को जो है मैसेज भेजे थे कि ऐसा ऐसा लिख, तो मैंने उसके बिहाफ पे ही भेजा था। मैंने सोचा शायद मेरे ये सब भेजने से मेरे चाचा से बात हो जाएगी, तो मैं उनसे बात करके पता कर लूँगा आखिर मामला क्या है।